ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो उसमें जी हम इंशाल्लाह इस यूनिट को कंप्लीट भी करेंगे। और टॉपिक बिल्कुल इजी है। कौन सा है जी? आज हमने डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो है वो डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। और उसके बाद जो है वो इसमें किरचॉफ रूल्स हैं और पोटेंशियल मीटर, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। देखेंगे ईएमएफ जो है वो क्या होती है। कहते हैं एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल टू फोर्स इट टू गो पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ये जो चार्ज है ना, कोई भी चार्ज लेट से कि किसी भी सर्किट में मूव कर रहा है, लेट से कि इसमें हम कह देते हैं कि चार्ज जो है वो लेट से कि डेल्टा क्यू जो है वो हम कह देते हैं कि इसमें चार्ज क्यू जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब ये जो चार्ज है, जब इसने जो है वो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है तो एनर्जी लॉस करनी है। जब ये चार्ज जो है इस बैटरी को क्रॉस करेगा, बैटरी में से गुजरेगा यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इसने एनर्जी गेन करनी है। सो एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज जो है, जो इसने एनर्जी गेन की है पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं? ये ईएमएफ है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी सेम ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर आप देखें तो वो भी आपके पास जो उसका फॉर्मूला भी डेल्टा डब्ल्यू ओवर यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होगा ओवर डेल्टा क्यू। वो भी सेम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर जो ईएमएफ है, आप देखें दोनों सेम ही है। अब डिफरेंस क्या है वो जरा आपने नोट करना है। इसमें हम कह रहे हैं कि एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज है। जब चार्ज इस बैटरी में से गुजरेगा, जितनी वो एनर्जी गेन करेगा वो जो है वो क्या कहला रहा है? ईएमएफ। अच्छा, अब यही वाला जो चार्ज है एनर्जी गेन करने के बाद जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, रेजिस्टेंसेज में से गुजरेगा, पूरे सर्किट को क्रॉस करेगा, तो ज़ाहिर है जो जितनी एनर्जी उसने गेन की है वो एनर्जी जो है वो क्या होगी? लॉस भी हो जाएगी। सो एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस जब उसने गुजरना है तो एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज होगी, वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से सुन लें, जो ईएमएफ है वो है एनर्जी गेन पर यूनिट चार्ज, और जो पोटेंशियल डिफरेंस वो हम कहते हैं एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज व्हेन सर्किट जो है वो चार्ज जो है वो मूव अक्रॉस द सर्किट। अच्छा, अब देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है दोनों के यूनिट्स बिल्कुल सेम है, दोनों का यूनिट वोल्ट है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज जो है वो किसी भी सर्किट में जितनी एनर्जी गेन कर रहा है ना उतनी फिर एनर्जी लॉस भी कर देता है। तो चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, ये सिर्फ चार्ज कैरी करते हैं एनर्जी को। आप देखें कि ईएमएफ जो है वो कहता है जी इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स आउटपुट टर्मिनल्स व्हेन आइदर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो और नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। और इसका क्या मतलब है, इसको अब अंडरस्टैंड करते हैं। और कहता है व्हेन चार्ज कैरियर्स फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर दे लूज देयर इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी इन डूइंग अ वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, लॉस ऑफ एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ एट द सेम रेट, और उसको हम कह देते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जब हम ऊपर बात कर रहे थे कि ईएमएफ बेसिकली क्या है? एनर्जी गेन बाय द यूनिट चार्ज जो है जब वो बैटरी को क्रॉस करे। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कि जब उसने सर्किट को क्रॉस करना है उस चार्ज ने, तो जितना वो एनर्जी लॉस कर देगा पर यूनिट चार्ज, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अब देखो कि जो ईएमएफ, अगर हमें एग्जैक्टली ईएमएफ किसी सेल की या बैटरी की फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे कि हम उसका करंट जीरो कर दें, यानी करंट जब जीरो होगा तब जो वो हमें वोल्ट मीटर रीड करेगा वैल्यू, वो कौन सी होगी? वो ईएमएफ की वैल्यू होगी। जरा चेक करते हैं जी, अगर सर्किट में ये लेट्स से कि हमारे पास एक सर्किट है और इसमें जो है वो हमने ना एक जो है वो बैटरी ईएमएफ की जो है वो अटैच की हुई है, उसके साथ जो है सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अटैच की हुई है, एक साथ स्विच है। वोल्ट मीटर हमेशा चूंकि किसी भी सर्किट में हम कैसे अटैच करते हैं? पैरेलल अटैच करते हैं, तो ये हमने पैरेलल अटैच कर दी। अब जब स्विच ओपन है, जब ये स्विच ओपन है इस टाइम, तो इसका मतलब है सर्किट में करंट पास नहीं कर रहा। इस टाइम जो वोल्ट मीटर है जो रीड कर रहा होगा, ये जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ रीड कर रहा होगा इस टाइम। जो फिर भी अभी भी ये वोल्ट मीटर वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन किस चीज की वैल्यू? जो कि ये क्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी लगा हुआ है, तो हमें ये एग्जैक्टली जो है वो इस टाइम ईएमएफ मेजर करके दे रहा है। और यहाँ पर जो है चूंकि स्विच ओपन है, इसका मतलब है सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। और करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन ईएमएफ जीरो नहीं है। ईएमएफ इज आल्सो इवन प्रेजेंट जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो। अच्छा, अब देखो
इसमें जो है वो इसी को आगे ऊपर लेके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहते हैं एवरी सोर्स जो है ऑफ ईएमएफ हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अगर ये ना होती, अगर जो है बैटरी जो है वो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, तो तब हम जो है वो कहेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जैक्टली दोनों सेम ही हो गए। एक एनर्जी लॉस पर यूनिट गेन पर यूनिट चार्ज है, एक एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज है, तो बिल्कुल सेम जो है वो क्वांटिटीज होगी। लेकिन ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज में जो डिफरेंस आता है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आता है। और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड जो है ऑफ द बैटरी की वजह से जो है वो होती है। अब देखिए, एक तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक है बैटरी की भी जो है वो रेजिस्टेंस होती है, और उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है चार्ज जो है उसको दोनों में से क्रॉस करना होता है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट से भी गुजरना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से गुजरना है। तो उसमें जो है वो एनर्जी एक जगह से वो गेन कर रहा है चार्ज, कहाँ से? बैटरी से, लेकिन लॉस दो जगह पे कर रहा है। कहाँ पर? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस। इस वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है। Smaller the internal resistance of the battery, better it will be a source of EMF. जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी उतना हम कह देते हैं कि वो बेटर सोर्स ऑफ ईएमएफ है। और याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ एमसीक्यू नोट भी कर लेना है, अगर कोई आपसे पूछे कि आइडियल बैटरी क्या होती है, आइडियल सेल जो है वो क्या होता है, तो आपने कहना आइडियल वो होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हम ले लें? जीरो। जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगी वो आइडियल सेल कहलाएगा। कहते हैं जी ईएमएफ इज कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है? इट्स अ इफेक्ट है। अब जरा इसको समराइज कर लेते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है। कहते हैं ये जो ईएमएफ है ये एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज है बाय द सेल, जबकि एनर्जी लॉस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। जब उसने रेजिस्टेंस में से क्रॉस करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस में से क्रॉस करना है, तो जो लॉस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। जबकि जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो करंट के साथ साथ किस पे? रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। तो वोल्ट कहता है जी which is potential difference is to be measured, तो इसे प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस सर्किट की ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो कहते हैं ईएमएफ ऑलवेज प्रेजेंट वेदर करंट फ्लोइंग आर नॉट इन द सर्किट। ईएमएफ जो है वो हमेशा होगी, अब सर्किट ओपन भी कर देते हैं तब भी जो है वो ईएमएफ जो है वो उधर प्रेजेंट होती है। और कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो विल बी जीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ईएमएफ जो बेसिकली क्या है? कॉज, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है जी? इफेक्ट ऑफ ईएमएफ। देखें कॉज किस लिए? इसने चार्ज को एनर्जी देनी है, रीजन बनना है ताकि वो उस सर्किट में फ्लो कर सके। जबकि जो चार्ज है जब अदर रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो वो जो है वो क्या करता है? जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप बल्ब आप लगा देते हो, तो जब चार्ज उस बल्ब में से गुजरेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही चार्ज जो जब सेल में से गुजरेगा तो सेल की जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ईएमएफ बेसिकली सोर्स है, कॉज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका क्या है? इफेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जो है ये रिलेशन जो है इन दोनों के दरमियान, मैथमेटिकल रिलेशन जो है उसको देखते हैं कि ये क्या बनता है। अगर हम गौर करें तो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सर्किट, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ईएमएफ जो है बैटरी की अगर ई है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं आर, और ये वाली जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर है। अच्छा, अब देखो टोटल जो है ओम्स लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ आप जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है V इज इक्वल टू, चूंकि आई आर होता है, ये हम कहेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन यहाँ आर जो है वो रेजिस्टेंस एक नहीं है, दो हैं। कौन कौन सी? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाली जो है, और दूसरी जो है वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सीरीज में है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल यूनिट आ जाएगा आर प्लस आर। इसलिए यहाँ लिखा हुआ ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर इंटू आई स्मॉल आर। अब ये जो कैपिटल आई आर है दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से ई एम एफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, अब जरा गौर से देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं पेपर में। इसी से रिलेटेड जो है ये जो इक्वेशन है, इसी से रिलेटेड जो है आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी इधर से क्लियर होंगे। अब जरा कैसे चेक कर लेते हैं बारी बारी। कहते हैं कि सर्किट इज ओपन, आप सर्किट स्विच ओपन कर दें तो करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, अगर सर्किट ओपन हो गया तो करंट जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो होगी। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल। मतलब अगर जो है सर्किट में करंट फ्लो ना कर रहा हो तो उस वक्त जो आपका वोल्ट मीटर है वो क्या रीड करता है, उस वक्त वोल्ट मीटर जो है वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी आपको बताएगा। लेकिन आप स्विच अगर क्लोज कर देते हो तब जो है वो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा, क्योंकि उसमें फिर ये आई आर भी इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, आगे देखें जी। कहते हैं इन केस ऑफ आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो, तब तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एग्जैक्टली आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ एंड द सर्किट इज क्लोज्ड एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और कितना होता है जी लेस, जरा और करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब सर्किट क्लोज होगा, यानी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो सब सर्किट में करंट फ्लो करेगा, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ माइनस जो है इनटू क्या हो जाएगा, आई इनटू आर। अगर आपको याद हो तो आप एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में पढ़ा करते थे कि व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इंक्रीज्ड देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे, जरा देखें। अब देखो कि ईएमएफ में से आई आर माइनस हो रहा है ना, तो जब व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जो है इज इंक्रीज, उसको इंक्रीज कर देंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ से ये वाली टर्म जो है वो माइनस हो रही है। सो इसमें जो है वो इसका मतलब है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, और कितनी अमाउंट से कम होता है, माइनस आई आर की अमाउंट से कम होता है। अच्छा, अब देखो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ग्रेटर हो, तो आंसर इज यस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ ओनली इफ द बैटरी इज बीइंग चार्ज। अगर बैटरी चार्ज हो रही हो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है और ईएमएफ आपस में क्या होते हैं, जो है वो सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बैटरी चार्ज हो रही होती है ना तो उसमें रिवर्स करंट आता है, तो वो माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब ईएमएफ जो है वो प्लस आई आर हो जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल आजकल बड़ी फ्रीक्वेंट एग्जांपल है कि आप ना पावर बैंक यूज करते हो इमरजेंसी के लिए ना, अगर आपके सेल फोन की बैटरी डाउन हो जाए तो उसको चार्ज करने के लिए आप पावर बैंक का यूज करते हैं। तो जो पावर बैंक है जो, वो भी तो एक बैटरी है ना, तो उसने आपके सेल फोन की बैटरी को चार्ज करना है। तो अगर आपके पावर बैंक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपकी बैटरी की ईएमएफ से ज्यादा ना हुआ तो बैटरी कभी भी चार्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ग्रेटर देन जो है वो ईएमएफ ओनली जब बैटरी जो है वो चार्ज हो रही हो। और मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होती है, जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में क्या हो, इक्वल हो जाए। उस वक्त जो है वो बैटरी हैज टू डिलीवर मैक्सिमम पावर। उसका फॉर्मूला भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ई स्क्वेयर ओवर 4 आर, या इसमें जो है वो ये ई क्या है यहाँ पर, ईएमएफ है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल आर भी आ सकता है 4 के साथ, यहाँ कैपिटल आर भी आ सकता है। अच्छा, अब इसका मतलब है हम इसको कंक्लूड कर लें इस वाले डिस्कशन को भी। तो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कब इक्वल होते हैं, जब सर्किट ओपन होता है। ठीक है जी। और जब जो आपके पास जो है ईएमएफ और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपस में इक्वल होंगे अगर जो है वो आइडियल सेल हो। आइडियल सेल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो। तीसरा जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ इन जनरल केसेस बाय अ फैक्टर आई आर। और कब, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो और हम कहते हैं कि ये जो when one battery charges of the other EMF is cause and potential difference क्या होता है इफेक्ट। और मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होनी है, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। और अगर कोई पूछे क्या ये पॉसिबल है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ग्रेटर होता है, आपने कहना है यस, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज। तो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए इसमें ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है जी। और जो ईएमएफ जो है इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी किरचॉफ रूल्स। ये दीज आर आल्सो वेरी सिंपल। इसमें जो है फर्स्ट वन तो बहुत ही सिंपल है, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है जी। और इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन अ सर्किट इज जीरो।
कि जिसको हम पॉइंट बोल रहे होते हैं ना, मीटिंग एट ए पॉइंट, पॉइंट को हम यहाँ बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ये बेसिकली जो पॉइंट है इसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जंक्शन का मतलब होता है कि जहां दो या दो से ज्यादा करंट्स आके आपस में मीट करेंगे ना किसी भी सर्किट में, उसको बोल देते हैं जंक्शन पॉइंट। जैसे आपने ना किसी स्टेशन पे लिखा देखा होगा, जैसे शदरा रेलवे जंक्शन है स्टेशन जो है, तो ऐसे जंक्शन ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर रेलवे जंक्शन जहाँ दो या दो से ज्यादा ट्रेनें आके एट ए टाइम रुक सकती हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। सो जंक्शन मीन कि वहाँ दो या दो से ज्यादा करंट जो है वो एट ए टाइम आके मिल सकते हैं, वो जंक्शन पॉइंट होगा। तो कहते हैं किसी भी सर्किट में द सम ऑफ ऑल दी करंट जो है मीटिंग एट पॉइंट जो है वो हमेशा जीरो होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो कैसे जी? अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। तीसरी डेफिनेशन हो सकती है द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट, यानी टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग सो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। और मैथमेटिकली हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू जीरो। सो अब इसको ना, इसको किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है इसको हम किरचॉफ पॉइंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कन्वेंशन क्या है कि जो करंट जो है वो टू वर्ड्स द पॉइंट आ रहे होंगे उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। टू वर्ड्स द पॉइंट आ रहे होंगे उसको क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। और जो अवे फ्रॉम द पॉइंट आ रहे होंगे उनको आप क्या सपोज करेंगे? उनको आप नेगेटिव। जो टू वर्ड्स द पॉइंट है उनको हम पॉजिटिव लेंगे, जो अवे फ्रॉम द पॉइंट है उनको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जरा एक फिगर को जरा देख लेते हैं, साथ एग्जाम्पल भी एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर 4 ब्रांच करंट है, इनको ब्रांच करंट भी बोल सकते हैं। इसमें अगर गौर करें तो दो एरो जो हैं ये इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब है दीज करंट्स आर कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट। दीज करंट्स आर कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, इसका मतलब है इन दोनों को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। और ये वाले जो दो करंट हैं I3 और I4, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये दोनों करंट जो है हम इनको क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जो कि बाय डेफिनेशन जो हम कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल दी करंट्स, इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4, क्योंकि ये दोनों अवे जा रहे थे इनको नेगेटिव ले लिया, तो माइनस वाले इधर आके प्लस होंगे, तो ये आपके पास थर्ड वाली डेफिनेशन जस्टिफाई हो गई कि सम ऑफ ऑल दी करंट्स जो है वो कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल दी करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो विच इज अकॉर्डिंग टू हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज देखें ना, जितना चार्ज टोटल फ्लो कर रहा है, एक आ रहा है इनसाइड, उतना ही अवे जाएगा ना। जैसे आप चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ते होते थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें कहते थे कि जितना वाटर जो है वो किसी पाइप में इन आया है, इनलेट से एंटर हुआ है, उतना ही टोटल वाटर जो है वो आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ भी ऐसे ही है, जितना टोटल चार्ज जो है वो एक पॉइंट की तरफ आया है, उतना ही उस पॉइंट से अवे मूव कर जाएगा। दैट दिस इज जो बेसिकली किरचॉफ जो है वो फर्स्ट रूल जो है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। किरचॉफ फर्स्ट रूल्स के से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल देखें। कहता है द ब्रांच करंट्स आर शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है जी। अब बड़ा सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ ये हमारा जंक्शन पॉइंट है जहां आके तीनों करंट आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं? जो है वो मीट कर रहे हैं। इसमें अगर गौर करें तो I2 जो है वो अवे मूव कर रहा है, ऐसे ही है। I3 भी अवे मूव कर रहा है, I1 भी अवे मूव कर रहा है, I3 भी, I2 भी अवे मूव कर रहा है, I3 भी अवे मूव कर रहा है। इसका मतलब टोटल करंट जो अवे मूव कर रहा है वो कितना है? 7 प्लस 4, यानी टोटल कितना मूव कर रहा है? 11 एम्पियर अवे मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि टोटल करंट टू वर्ड्स दिस पॉइंट भी कितना होना चाहिए? वो 11 एम्पियर ही होना चाहिए। इसका मतलब I1 जो है वो आपका क्या आएगा? 11 एम्पियर आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द करंट्स इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स आउट ऑफ द जंक्शन जो है ये होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ एक और क्वेश्चन जो है वो जनरेट करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं कोई भी, ताकि आपको जो है वो ईजी हो। आप चलें, अभी आपने ना इसका आंसर आप लोगों ने देना, जरा चेक करते हैं कि आप क्या आंसर देते हैं। सपोज करें मेरे पास एक जंक्शन पॉइंट है और उसमें से जो करंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, मैं 5 करंट ले रहा हूँ इस जंक्शन पॉइंट में। ठीक है जी। सो लेट से जी इसमें जो है वो करंट्स की डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ। ये वाला करंट जो है अवे, ये वाला भी जो है वो अवे ले लिया। इसमें जो है वो मैं कह देता हूँ कि ये करंट जो है वो टू वर्ड्स है, इसमें मैंने
एरो नॉट बाय, ये अवे, ये भी करंट मैं कह देता हूँ अवे, ये करंट जो है मैं कह देता हूँ टूवर्ड्स, यहाँ करंट मैं कह देता हूँ अवे, ये वाला करंट भी मैं कह देता हूँ टूवर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं कुछ करंट जो है वो उनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक करंट आपने बताना। लेट से मैं इसको कर लेता हूँ 5 एम्पियर, ये वाला करंट जो है, इस वाले करंट को लेट से मैं कह देता हूँ जो सेकंड ब्रांच में है, ये मैं कह देता हूँ लेट से 3 एम्पियर करंट। यहाँ मैं कह देता हूँ लेट से 7 एम्पियर करंट जो है। ठीक है जी। लेट से मैं इसको कह देता हूँ ये 7 एम्पियर है। इसी तरह से जो है वो इसको मैं कह देता हूँ ये 3 एम्पियर है। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि ये इस वाली ब्रांच करंट पर यहाँ पर जो है ये बताएं कि करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी। समटाइम्स हमें एरो भी नहीं गिवन होता, समटाइम्स यहाँ पर एरो भी नहीं गिवन होता। अक्सर होता है कि ये बताएं कि यहाँ कितना करंट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। सो आंसर करें शाबाश इसका। हमारे पास जो है वो 5 ब्रांच करंट्स मैंने शो किए हैं, इसमें से 4 गिवन है, जो 5वां आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चेक करें शाबाश जल्दी से। हाँ जी, 2 आउटवर्ड, गुड। नेक्स्ट जी, 2 आउटवर्ड, ठीक है जी, 2, वेल डन, शाबाश। अच्छा, अब देखो बड़ा इजी हो गया। अब जो है आपको समझ आ गया कि टोटल करंट जितना इनवर्ड होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं टोटल करंट इनवर्ड कितना है। 7 प्लस 3 कितना हो गया जी, 10। टोटल करंट जो इनवर्ड है वो कितना है, 10 एम्पियर इनवर्ड जो जा रहा है। अब आउटवर्ड जो टोटल करंट है वो 5 प्लस 3 कितना है, 8। 8 अब आउटवर्ड आ रहा है, सही है। तो बैलेंस तो ना हुआ, कितना अभी और चाहिए। अगर हम जो है आउटवर्ड टोटल करंट जो है वो 2 एम्पियर यहाँ दे देते हैं, यहाँ 2 एम्पियर, इसका मतलब अब बैलेंस हो गया। अब जितना करंट जो है वो टू वर्ड्स है उतना ही करंट क्या है, आउटवर्ड है। तो ये बैलेंस, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप सो कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसका आंसर भी कर पाएंगे और इजीली सॉल्व भी कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट्स जो है ना, सॉरी, जब सेकंड रूल की तरफ चलते हैं, वो भी इजी है, लेकिन जो है उसमें जो है वो आपको उसकी कन्वेंशन को पहले लर्न करना पड़ेगा। कहता है जी कि सम ऑफ जो है वो ऑल दी करंट्स जो है वो, उसमें हमने कहा था सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन अ सर्किट इज जीरो। इसमें क्या कह रहा है, कहता है दिस रूल इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। और इसमें कहता है कि इसमें अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल नहीं है सिर्फ, असल में क्या है, पोटेंशियल चेंज जो है वो अलोंग ए क्लोज लूप जो है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। क्लोज लूप जो होता है ना, हमेशा क्लोज पाथ को बोलते हैं। तो किसी भी सर्किट का जो क्लोज पाथ होगा उसको हमेशा जो है वो हम क्या बोलेंगे, कि वो लूप है। और लूप के अक्रॉस जो है वो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंज जो है वो कहता है क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जरा इसको चेक कर लेते हैं, मैं थोड़ा आसान भी करूंगा यहाँ पर। देखें, पहले ये रीड कर लेते हैं आज के जो कन्वेंशन है वो क्या कहते हैं। इफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज रिवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होता है। और अगर जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होता है। तो इसको हम जरा सीख लेते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हुए इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैं जरा आसान करने के लिए आपको बताता हूँ कि इसको कैसे देखते हैं। देखें जी, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है, ये बेसिकली हम कन्वेंशंस डिस्कस करने लगे हैं। तो कन्वेंशंस जो हैं वहां तो फर्स्ट रूल में बड़ी आसान है कि करंट जो है वो टू वर्ड्स दी पॉइंट उसको पॉजिटिव ले रहे थे, अवे फ्रॉम द पॉइंट को नेगेटिव ले रहे थे। यहाँ कन्वेंशन 3 है, वो आपने याद रखनी है। नंबर 1 जी, अगर जो है चार्ज जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुआ, अगर चार्ज जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो और कहाँ से एस्केप करे, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसने जो एनर्जी जो है वो गेन की है। इसका मतलब है एनर्जी गेन हुई है। ठीक है जी। और इसमें जो पोटेंशियल चेंज उसका आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या आया, पॉजिटिव। फिर से सुन लें, अगर कोई भी चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है, कहाँ से बाहर आता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो एनर्जी उसने गेन की है और पोटेंशियल चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। ये आपकी फर्स्ट कन्वेंशन है। सेकंड कन्वेंशन, अगर चार्ज जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो और कहाँ से एस्केप करे, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले। पॉजिटिव से एंटर हुआ, नेगेटिव से बाहर निकले, इस केस में जो चार्ज है उसने एनर्जी गेन नहीं की बल्कि एनर्जी जो है उसने क्या करनी है, लॉस करेगा।
इस केस में कहता है जी एनर्जी जो है उसका लॉस होगा, और जो पोटेंशियल चेंज है वो यहाँ पर हम ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई है तो हम कहेंगे पोटेंशियल चेंज जो है वो नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम चैप्टर नंबर 12 में क्या डिफाइन करते थे, द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसको पोटेंशियल कहते थे। तो एनर्जी अगर लॉस गेन हो रही है तो हम कहेंगे पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है, अगर लॉस हो रही है हम कहेंगे पोटेंशियल चेंज नेगेटिव है। तीसरी चीज आगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो ज़ाहिर है इसका काम ही क्या है कि उसने जो है वो एनर्जी को लॉस करना है जो है। इसका मतलब है अगर चार्ज जो है वो किसी भी रेजिस्टर में से गुजरेगा तो उसने हमेशा एनर्जी उसमें से क्या होगी, लॉस ही होगी। हम कहेंगे कि चूंकि एनर्जी लॉस हो रही है इसका मतलब है पोटेंशियल चेंज जो है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब तीन ही कन्वेंशन है और ये तीनों ही आपने याद रखनी है और बड़ी सिंपल है जी। कि अगर सिर्फ एक सूरत में एनर्जी गेन होती है चार्ज में, कब, जब वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो, कहाँ से एस्केप करे, पॉजिटिव टर्मिनल से एस्केप करे, तो उसमें जो एनर्जी जो है वो गेन हो रही है। बाकी अगर पॉजिटिव से एंटर होता है नेगेटिव से बाहर आता, लॉस हुआ। इसी तरह से रेजिस्टर में से गुजरेगा तब भी एनर्जी का लॉस भी होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गई कन्वेंशन। अगर कन्वेंशन आपको जो है वो समझ आ गई है तो अब आगे आसान। अब लेट्स से कि हमारे पास ये सर्किट है और इसमें जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो अब जो है वो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इस वाली डायग्राम में किस तरह से हम किरचॉफ रूल अप्लाई करें। किरचॉफ रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी या क्यू वी। ठीक है जी, हम इस V की जगह E भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, इसको हम EMF भी कह सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को EMF। अच्छा, इसी तरह से जो है वो आपके पास जो है वो एक W इज इक्वल टू क्यू, E की जगह या V की जगह भी ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, IR आ सकता है। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू भी लिखा हो, क्यू मल्टीप्लाई बाई ई लिखा हो या क्यू आई आर लिखा हो, इसका मतलब एनर्जी ही बनता है। तो चेक करते हैं। सपोज करें उसने करंट की डायरेक्शन इस तरफ ली है तो हम इसमें दो बैटरीज हैं, एक E1 दूसरी E2। सो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट E1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, E2। अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो इसका मतलब है इस सर्किट में जो करंट है वो E1 की वजह से फ्लो कर रहा है, E2 की वजह से फ्लो नहीं कर रहा। अगर बैटरी दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम हो तो फिर वो एड अप हो जाएंगी। अगर अपोजिट हो तो वो ज़ाहिर है बैटरी बड़ी में से छोटी की EMF क्या कर लेंगे, माइनस करना पड़ेगी। तो चेक करते हैं। तो लेट जो है वो कहता है जी सर्किट एज शोन इन द फिगर। इसमें चूंकि हमने कहा E1 इज ग्रेटर देन E2, इसका मतलब है कि बैटरी E1 बड़ी है और चूंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से हम नेगेटिव लेते हैं तो इसका ये पॉजिटिव है। इसका मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज कर रहे हैं। लेट से जी यहाँ से डेल्टा क्यू जो है चार्ज जो है वो फ्लो करता हुआ बैटरी के, आप देखें अब कन्वेंशन जो भी मैंने बताई है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगा, कहाँ से स्केप करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। उसके बाद उसने आना है, कहाँ से गुजरना है, रेजिस्टेंस में से। उसके बाद आना है E2 के पास, यहाँ पर उसने बैटरी जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होना है, कहाँ से स्केप करना है, नेगेटिव टर्मिनल से। उसके बाद कहाँ से गुजरना है, रेजिस्टेंस में से गुजरना है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो है वो यहाँ सिर्फ एनर्जी गेन करनी है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुआ, पॉजिटिव से स्केप किया। बाकी R1 के क्रॉस भी एनर्जी लॉस करेगा, E2 के क्रॉस भी एनर्जी लॉस करेगा क्योंकि पॉजिटिव से वो एंटर हुआ है, नेगेटिव से बाहर आया है। यहाँ भी एनर्जी लॉस करेगा क्योंकि ये भी रेजिस्टर है। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बनेगा, कहता है टोटल चेंज इन एनर्जी मस्ट भी क्या होनी चाहिए, जीरो अक्रॉस अ क्लोज लूप। यानी जितनी उसने एनर्जी गेन की है उतना ही एनर्जी का लॉस होगा। तो चेक कर लेते हैं जी। इसके साथ पॉजिटिव साइन आया, क्यों, क्योंकि ई क्यू जो है, क्यू ई जो है वो यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल चेंज जो है वो क्या था, पॉजिटिव था। अब आई आर क्यू, क्यू आई आर भी एनर्जी होती है। तो जब वो R1 रजिस्टर में से गुजरेगा तो वहां आई R1 डेल्टा की एनर्जी लॉस होगी। जब वो E2 बैटरी में से गुजरेगा तो E2 इंटू डेल्टा क्यू एनर्जी लॉस होगी क्योंकि वो पॉजिटिव से एंटर हुआ है, नेगेटिव से बाहर आया है। IR2 डेल्टा क्यू जब ज़ाहिर है इस रजिस्टर में से गुजरेगा जब भी एनर्जी का लॉस होगा तो इज इक्वल टू क्या आ गया जी, जीरो। अब यहाँ से देखें सब में कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू सॉरी, डेल्टा क्यू जो है वो क्या हो गया, जीरो। अगर डेल्टा क्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ क्यू जो है वो हमारे पास जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यू जो है इसका मतलब है यूं कह लें कि क्यू जो है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी रही,
कंजर्व्ड क्वांटिटी। डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि चार्ज, टोटल चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। चेंज इन चार्ज जीरो का क्या मतलब है कि टोटल चार्ज, जो सर्किट में जो टोटल चार्ज है ना वो वहीं पे रहता है, वो कहीं नहीं जाता। वो सिर्फ एनर्जी को कैरी करने के काम आता है, चार्ज कैरियर के तौर पे काम करता है, लेकिन ओवरऑल जो है टोटल चार्ज उस लूप में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब बाकी यहाँ पर अगर देखें क्यू साहब ने कॉमन ले लिया, तो बाकी जो बताइए सारे क्या है, पोटेंशियल, ये बैटरी का पोटेंशियल है, आई आर वन जो है ये रजिस्टर आर वन के क्रॉस पोटेंशियल है, ई टू जो है इसके क्रॉस एनर्जी का लॉस क्यों मच होगी, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। सो बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो, नेगेटिव से निकले, तो वहां भी एनर्जी का लॉस होता है। इन तीनों के साथ नेगेटिव साइन आया जो कि एनर्जी का लॉस हुआ है, जबकि यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव साइन है जो कि एनर्जी का गेन हुआ है। तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज लूप जो है वो क्या होते हैं, जीरो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लेट से जी हमारे पास यहाँ पर ना एक सर्किट हमें गिवन है, और कहता है जी कि टू रजिस्टर्स ईच आप जो है वो एक आर वन जो है वो 10 ओम हमें बताया हुआ है, आर वन जो है वो 10 ओम, आर टू जो है वो 20 ओम। सो इसकी वैल्यू जो है उन्होंने हमें 10 बताई है, 10 ओम, और इसकी वैल्यू जो है वो कहता है 20 ओम। तो इस लूप में जो है वो दो, एक बैटरी हमें एक ही सेल दिया हुआ है। कहते हैं ये बताएं कि आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 30 वोल्ट बैटरी, वेरीफाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का मतलब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सबसे पहले तो हमें इसका टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट मैंने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लास्ट में बताया था, V ओवर आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ चूंकि दोनों सीरीज हैं तो आर इक्विवेलेंट मीन आर वन प्लस आर टू। इसका मतलब है टोटल करंट सर्कल में कितना है, 1 एम्पियर। तो जरा इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं लॉ को। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू जो है वो वोल्टेज जो है वो रूल जो है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंज क्या होना चाहिए, जीरो। तो सम ऑफ जो है ना ऑल द पोटेंशियल जो है क्रॉस अ क्लोज लूप जो है, हम कह रहे हैं क्या क्या होगा, जीरो होगा। चेक कर लेते हैं क्या वाकई जीरो होगा जी। अब बैटरी का जो पोटेंशियल है वो वी नॉट प्लस माइनस आई आर आर वन माइनस आई आर टू। देखो बैटरी के चूंकि चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगा और पॉजिटिव से बाहर आएगा, इसका मतलब उसने एनर्जी जो है वो क्या करनी है, गेन करनी है। एनर्जी यहाँ गेन हुई है, जबकि रेजिस्टेंस आर वन और रेजिस्टेंस आर टू के क्रॉस जो है वो इसने एनर्जी लॉस ही करनी है, जो कि दोनों रेजिस्टर हैं। तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, जबकि इन दोनों पोटेंशियल्स के साथ नेगेटिव साइन आएंगे, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ गौर करें, पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल कितना बताया हुआ, 30। यहाँ बाकी जो है वो आपको क्या बताया हुआ है, इसका 10 है, 10 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब 30 माइनस 30 आंसर क्या आ गया, जीरो। तो वेरीफाई कर लिया आपने किरचॉफ रूल। लेकिन पेपर में हो सकता है वेरीफाई करने के लिए ना आए, वहां पर हो सकता है आपको करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो। समटाइम्स लेट से आपको करंट गिवन ही नहीं था, करंट फाइंड करना था, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप कहेंगे V माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इज इक्वल टू जो है वो क्या आएगा, जीरो। ठीक है जी। यहाँ से जो है वो फिर आप इस पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दें। पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ क्या है, 30। ठीक है जी। हमें लेट से कि करंट फाइंड करना है, तो लेट से मैं करंट यहाँ से अब आई जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो आर वन प्लस आर टू जो है वो क्या हो जाएगा, 30। तो उसके बाद जो है ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 30, वहां से देखें करंट आपका जो है वो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको इस तरह की सर्किट या सिचुएशन देके आपसे करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो है वो किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल की। अब जो आपके पास जो है वो लास्ट टॉपिक ऑफ टेंशियोमीटर, ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ जो है वो समझ लें कि इसमें जो है वो आपको फॉर्मूला जो है वो एक याद करना है बस, और बाकी सिंपल इंफॉर्मेशन लेनी है। देखो ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है ना, वो 100% जो है वो वैल्यू नहीं देता पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर हम ईएमएफ की मेजर करें। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो किसी भी सर्किट में आप उसके ना किसी भी सर्किट के पैरेलल में आप ये लगाते हो, ठीक है। अब वो जो वोल्ट मीटर है वो कुछ ना कुछ करंट जो है वो सर्किट का ड्रॉ कर लेता है। जब वो कुछ ना कुछ करंट सर्किट का यूज कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू आई आर, वो पोटेंशियल ज़ाहिर मेजर करना आपने। अगर करंट में डिफरेंस आ गया तो वो कभी भी आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने पढ़ा होगा, जैसे आप चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन याद करते थे कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई।
आप कहते थे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। सो वोल्ट मीटर जो आइडियल होता है, एस आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम कितनी यूज करते हैं, इनफाइनाइट। आइडियल रेजिस्टेंस जो है, आइडियल वोल्ट मीटर जो है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट, ताकि वो करंट सर्किट का ड्रॉ ही ना करे। सो आमतौर पर अगर हाई रेजिस्टेंस रखी होती है वोल्ट मीटर की, तो कुछ ना कुछ करंट में फर्क आ जाता है। तो अगर आप एक्यूरेट 100% जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं ईएमएफ जो है, और कंपेयर करना चाहते हैं, तो कहता है विच इज यूज टू कंपेयर एंड फाइंड अननोन ईएमएफ 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर हमें अननोन ईएमएफ फाइंड करनी है या कंपैरिजन करना है, तो वी कैन यूज द पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर बेसिकली जो है वो बड़ा सिंपल है। आप इसका जो है वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। इसमें जो है वो एक सेल जो है वो, पहले मैं आपको बताने लगा हूँ हाउ टू मेजर, मेजर कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कंपेयर कैसे करते हैं। तो दोनों चीजें हम यहाँ देखते हैं, हाउ टू मेजर, हाउ टू कंपेयर। ये जो आपके पास ई है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो सेल है, इसको हम कहते हैं कि ये जो सेल है ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। ये जो सेल है ये स्टैंडर्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब है ये ईएमएफ हमें क्या है पाया है, नॉन है, ये हमें पता है। ठीक है जी, ये वाली जो ईएमएफ है यहाँ पे, ये जो सेल आपने लगाया है, ये वाला जो है वो अननोन ईएमएफ का है। ये जहाँ पर ये जो सेल हम ये यूज करने लगे हैं, ये अननोन ईएमएफ का है। इसकी ईएमएफ हमें फाइंड करनी है, अननोन ईएमएफ का है। ठीक है जी, सो ये सेल जो है वो अननोन ईएमएफ का है, ये जो है वो नॉन ईएमएफ का है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जो सर्किट है ये सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा अगर जो है ये जो स्टैंडर्ड आपने ईएमएफ रखी है, सेल की ईएमएफ इज ग्रेटर हो, ग्रेटर देन द अननोन ईएमएफ। अगर ये ग्रेटर देन अननोन ईएमएफ होगी, मतलब ये वाला जो सेल आपने जिसकी ईएमएफ नॉन है, कंपैरिजन के लिए जो आपने यूज करना है, इसकी ईएमएफ जो है इस ई एक्स अननोन ईएमएफ से बड़ी होनी चाहिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसकी ईएमएफ कम हो और इसकी ज्यादा हो, तो ये सर्किट फिर काम नहीं करेगा, ना ही आपके पास फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या, आपने इसके साथ हम यहाँ लगा देते थे गलवानोमीटर। ठीक है, ये हमने इसके साथ गलवानोमीटर यूज किया है। अब देखो कि ये जो गलवानोमीटर है जब रीडिंग 0 दे देता है ना, हम इसको स्लाइड करते थे, इसको हम स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं। ए से बी की तरफ हम इसको स्लाइड करते हुए, मूव करते हुए आगे लेके जाते थे, ऐसे ही है। तो इसको हम नाम दे देते थे स्लाइडिंग टर्मिनल। ये जो सी है कि स्लाइडिंग टर्मिनल है। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेंथ। तो यहाँ असल में हम लेंथ की वैल्यूज लेकर जो है इसको सॉल्व करते थे। जिस पॉइंट पर ये गलवानोमीटर हमें 0 रीडिंग दे देता था, 0 रीडिंग दे देता था, उतनी हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, और उसको लेंथ को हम कहते थे बैलेंसिंग लेंथ। मतलब अगर VAC यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस, VAC का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो है, यहाँ पर मैं इसको दोबारा से जरा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस, यहाँ पे यूं कर लेते हैं, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VAC जो है, AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो अब किसके इक्वल होगा जी, वो अननोन EMF के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम EX कह रहे हैं। EX इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VAC। तो जब इस वक्त गलवानोमीटर जो है, जब गलवानोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, गलवानोमीटर जब 0 रीडिंग दे रहा होगा, उसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C जो है, that exactly becomes equal to EX। ऐसी है जी अननोन ईएमएफ। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है कि VAC जो है वो किसके इक्वल होगा, VAC विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r। तो इसको हम कैपिटल R कह रहे होते थे, बड़ी वाली रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर में, और इसको हम क्या कह रहे होते थे, स्मॉल r कह रहे होते थे। ऐसे जिस रेजिस्टेंस पे जाके गलवानोमीटर ने 0 रीडिंग दे देनी है। लेकिन ये जो कैपिटल I है, इस टोटल सर्किट का जो करंट है, वो किसके इक्वल है, वो EMF यानी टोटल बैटरी डिवाइडेड बाय जो है वो क्या है, कैपिटल R, डिवाइडेड बाय कैपिटल R इनटू जो है वो क्या हो गया, स्मॉल r। लेकिन चूंकि हम जो पोटेंशियोमीटर है उसमें चूंकि हम लेंथ को रेजिस्टेंस जो है वो उससे रिप्लेस कर देते हैं, चूंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, इसलिए जो है वो स्मॉल r जो है उसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, और कैपिटल R जो है उसको हम कैपिटल लेंथ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इट इज हाउ हम जो है वो अननोन EMF ऑफ द सेल जो है उसको नोट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और इसमें देखो EMF जो दो चीजें फिक्स है, यहाँ पर क्या क्या फिक्स है,
ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ये जो नॉन है ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होनी। एल भी फिक्स है, क्यों? जो कि स्टैंडर्ड जो पोटेंशियोमीटर है उसके लिए जो लेंथ है वो कितनी रखी जाती है, 4 मीटर लॉन्ग वायर रखी जाती है। और इसको आमतौर पर यूरिका वायर से बनाया जाता है। जैसे मैगनीन जो है वायर जो है वो हम लोहे से बनाते हैं मैगनीन वायर, वो अच्छी रेजिस्टेंस होती है उसकी। इसी तरह से यूरिका वायर जो है इसकी भी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होती है, इसलिए आमतौर पर इसमें यूरिका वायर यूज करते हैं। सो इसकी जो लेंथ है फिक्स है, मतलब ई भी फिक्स है, एल बी की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो वेरी सिर्फ किसने करना है, स्मॉल एल ने, यानी बैलेंसिंग लेंथ जिसको आप कहते हैं। इसको बैलेंसिंग लेंथ क्यों कहते हैं? चूंकि जिस इस पॉइंट पे जाके जो है वो वी ए सी और ई एक्स आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। प्रैक्टिकली आपने ये प्रैक्टिकल जब लैब में किया होगा तो आपको याद होगा, आपका ना पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरह का होता था। मैं इसको जरा ना ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। वहां पर आपके पास ना कुछ इस तरह का पोटेंशियोमीटर होता था, जिसमें जो है ना 2 टर्मिनल बने होते थे साइड के ऊपर, जहां आपने पूरा सर्किट कनेक्ट करना होता था। और उसमें जो है वो एक टर्मिनल को आप ए कह देते थे, एक टर्मिनल बी, इसके क्रॉस आप सारा सर्किट जो है वो, जैसे यहाँ पर ए और बी जो है पॉइंट, तो उसके ऊपर ना इस तरह से 4 वायर जो है वो उसके ऊपर 4 मीटर टोटल जो है उससे इस तरह से 4 जो है वो इस तरह से लूप होते थे। इसका मतलब है एक लूप 1 मीटर का होता था, तो इस तरह से टोटल वायर कितनी बन गई, 4 मीटर की वायर बन जाती थी। आप इसके क्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस वहां पर जो है वो एक बैटरी लगाते थे, जो कौन सी होती थी, नॉन ईएमएफ की, जिसको हम यहाँ ई कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप ई लगा देते थे। उसके बाद आप क्या करते थे कि इस टर्मिनल, या इसको आप ए कह रहे हो उसको बी कह रहे हो, तो इसके क्रॉस जो है वो आगे आप बाहर एक सेल लगाते थे जिसकी ईएमएफ आपने फाइंड करनी होती थी। आगे लगाते थे आप गलवानोमीटर, और उसके बाद जो है वो एक स्लाइडिंग टर्मिनल सी, और उसको इस पूरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते थे, ए से लेकर स्लाइड करते रहते थे। जिस पॉइंट पर आकर वो गलवानोमीटर 0 रीडिंग दे देता था, हम कहते थे कि दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सी, और ये जो ए सी है वो ई एक्स के एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। तो इसको हम वहां से फाइंड कर लेते। तो इस लेंथ को हम वहां बैलेंसिंग लेंथ बोल रहे होते थे। जो 4 मीटर वाली वायर के ऊपर जो है वो, हम चूंकि इधर स्केल भी लगा होता था, इजीली लेंथ मेजर कर लेते थे। दिस इज हाउ वी मेजर द अननोन ईएमएफ। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेंशियोमीटर। प्रिंसिपल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये इसका जो है वो प्रिंसिपल है, यानी कि रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ले रहे होते हैं, लेंथ के। और बैलेंसिंग लेंथ जो है वो रेशियो ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ क्या है। देखें आप ना बारी बारी यहाँ पहले E1 लगा लें। E1 लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये चले मैं लिख ही देता हूँ। E1 लगाएंगे यहाँ बैटरी, तो आपका फॉर्मूला जो है वो आपके पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू, अब ये तो चेंज नहीं होना, E ओवर एल, ये तो वही रहेगा, क्योंकि लेंथ फिक्स है, ईएमएफ भी आपको पता है। सिर्फ चेंज किसने होना, बैलेंसिंग लेंथ ने, L1। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 1। फिर आप यहाँ से E1 जो है उसको उतार के फिर क्या लगा दो, E2 लगा दो। E2 लगा देंगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो E ओवर एल, ये तो सेम ही रहेगा, और इन टू जो है वो आप क्या कर लें, L2 कर लें। ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी, 2, दोनों को डिवाइड करें तो ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास जो आंसर है वो को क्या आ जाएगा जी, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो रेशियो ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन जो है इनमें से आ सकता है, अगर 3 वैल्यूज हमें गिवन हो, चौथी आप फाइंड कर सकते हो। आपको अननोन ईएमएफ फाइंड करना भी आ सकती है पोटेंशियोमीटर में, और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आई होप सो कि आप इनको अगर रिवाइज करेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली इनको जो है ना आंसर कर सकेंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस है जो नंबर ऑफ टाइम पेपर्स में आया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। नो इट्स योर टर्न जो है वो